जाए तो कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी जमा किए गए दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। दरअसल बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर तक तय थी। याचिकाकर्ता ने बाढ़ और तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए 15 सितंबर अब तक आवेदन भरने की मांग की थी, लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन को स्वीकार किया जाएगा, जिसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। यहां पर बात की जाए तो कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। याचिकाकर्ता की तरफ से प्रशांत भूषण पेश हुए, लेकिन इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार विकास सर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, अगर यहाँ पर देखा जाए तो याचिकाकर्ता का साफ तौर पर कहना है कि बाढ़ और तकनीकी कारणों के कारण 15 सितंबर तक आवेदन भरने की अनुमति दी जाए, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ही सेंसिबल डिसीजन दिया है। एक तो जो जजेस थे, माननीय न्यायाधीश थे, उन्होंने ये कहा कि 1 सितंबर के बाद भी वोटरों की आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी, यानी जिनके नाम लिस्ट में नहीं है उनकी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इसके अलावा उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स की नियुक्ति की जाएगी। तो नागरिकों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिल दिखाया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के लिए भी पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त करने के आदेश दिए। यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर ये क्लेम कर रही कि इस गांव में, इस इलाके में वोटरों का नाम छूट गया है, तो उसके लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी जाके कॉपरेट करेंगे, नागरिकों को भी और राजनीतिक दलों को भी। एक बात और, जो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है रिद्धि, वो गौर करने वाली बात है। चुनाव आयोग ने ये कहा है कि मतदाताओं से, यानी जो 7.24 करोड़ यानी लगभग 7.25 करोड़ जो मतदाता है बिहार के, उनमें से 99.5% यानी 99.5% लोगों ने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। तो और यानी 99.5% लोगों के दस्तावेज जमा हो चुके हैं। ये तो चुनाव आयोग खुद स्वीकार कर रहा है। अब बचे 0.5%। तो आधार कार्ड को लेकर दो बड़ी बातें जो कही गई है आधार कार्ड को लेकर, कि पहली बात यह है कि आधार कार्ड के आधार पर जस्टिस सूर्यकांत जी ने यह कहा है कि आधार को सत्यापन के उद्देश्य से एक दस्तावेज के रूप में लिया जाएगा, यानी सत्यापन होगा, दस्तावेज के रूप में स्वीकृत है और उसके आधार पे वोटरों का नाम जोड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी एक कहा है कि यह पहचान के प्रमाण के रूप में होगा, यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार होगा। तो और एक देखिए, आधार जो एक अधिनियम है उसकी एक धारा 9 है, उसके हिसाब से आधार को ऑलरेडी जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन माना गया, पहचान का प्रमाण। यानी मिला जुलाकर जो आधार को लेकर, और ये मैं बता रहा हूँ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में अभी भी वो स्पीच पड़ी हुई होगी मनीष तिवारी जी की, जो कांग्रेस के ही नेता है। उन्होंने जब यूपीए सत्ता में थी तब उन्होंने कहा था कि आधार जो है पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। और मनीष तिवारी पंजाब के भी बहुत बड़े नेता है, उन्होंने भी ये कहा था। और एक तरह से देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये कर दिया, संतुष्ट किए कि आधार पर एक सवाल था तो आधार को भी मान लिया गया। और ये ओनस अब गवर्नमेंट पर है कि आधार आप कैसे बनाते हैं। क्या आधार गलत तरीके से बनाया जाता है? जैसे मुजफ्फरपुर में या बिहार में अभी देखिए 2 पाकिस्तानी महिलाओं के आधार कार्ड मिले, और ना वो केवल आधार कार्ड नहीं मिले हैं, वो दोनों सरकारी नौकरी में भी हैं महिलाएं, पाकिस्तान की महिलाएं। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आधार बनाते वक्त पूरी वेरिफिकेशन सही तरीके से हो और ये प्राइवेट एजेंसियों के हाथ में ना छोड़ा जाए। चुनाव आयोग की जो बात है उस बात में भी एक दम है कि 99.5% लोग, यानी मान लीजिए अगर 100 मतदाता है किसी गांव में, उसमें 99
मतदाताओं का दस्तावेज उनको प्राप्त हो चुका है। तो 0.5 मतदाता अगर बच भी रहे होंगे तो वो एक मतदाता से कम है, और 1 सितंबर से आगे भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, यानी 1 सितंबर के बाद भी नाम जुड़ सकते हैं। जी, तो लेकिन मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन फॉर ऑल है। पॉलिटिकल पार्टीज की डिमांड क्या थी कि आधार को एक दस्तावेज के रूप में माना जाए, 1 सितंबर के बाद आपत्तियां दर्ज कराई जाए, तो वो दोनों मान ली है। और चुनाव आयोग का जो जवाब है उसमें ये फैक्ट पता चलता है कि 7.24 करोड़ जो मतदाता है बिहार के, उसमें 99.5% मतदाताओं के दस्तावेज जो है प्राप्त हो चुके चुनाव आयोग को। तो इससे भी स्पष्ट है कि एक बात और हो गई, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है। पॉलिटिकल एंगल ये है कि बीजेपी लंबे समय से ये मुद्दा उठाती रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी है बिहार में। अगर 99.5% आबादी के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब घुसपैठ की समस्या उतनी विकराल नहीं है जितनी की राजनीतिक दल, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वो दिखा रहे थे। क्योंकि 99.5% वो दस्तावेज हैं जो आधार से पहले के, यानी बाकी जो 11 दस्तावेज है उसके आधार पे 99% का वेरिफिकेशन हो गया है। अच्छा, एक पक्ष जो प्रशांत भूषण जी का है, उनको 3 मुद्दे हैं उनके। एक मुद्दा था आवेदन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने से संबंधित। तो ये 1 सितंबर से आगे आपत्ति स्वीकार करने की बात कही है, आवेदन की बात नहीं कही है। जो लीगल टर्म्स है, आपत्ति स्वीकार करने का मतलब है कि जिन्होंने आवेदन दिया है, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनकी आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। एक बात ये। दूसरा, उन्होंने कहा आदेशों का प्रचार प्रसार और मतदाताओं को सूचित करना आदि। तो ये मुझे लगता है ये जो मुद्दा उनका था प्रशांत भूषण का, इसमें उतना दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? क्योंकि सरकार ने इसका प्रचार किया, और सरकार से ज्यादा विपक्ष ने भी इसका प्रचार किया, और चुनाव आयोग ने तो प्रचार किया ही। दूसरी बात है, प्रशासनिक जो मशीनरी है, वो बीएलओ जो होता है रिद्धि, वो एकदम लोअर लेवल पर है। जिस गांव की आप निवासी है, वहां कोई टीचर है या वहां कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो बीएलओ है जी। वो बीएलओ पूरे गांव से संपर्क रखता है। तो ये कहना कि प्रचार प्रसार नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये गलत बात है। ये पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो बीएलओ है वो घर घर घूम के, इसलिए उसी गांव के बीएलओ को रखा जाता है जिस गांव में वो निवास करता है। लेकिन यहाँ पर अगर से देखा जाए तो पूरी लड़ाई तो 65 लाख वोटर की है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि 65 लाख जो वोट काटे गए उसकी ड्राफ्ट जो है तो दी जाए, और बकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने उसको अपलोड भी कर दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इतने बड़े राज्य में सिर्फ 120 मामले सामने आए हैं, ये हैरान करने वाला है। जी बिल्कुल। देखिए, 65 लाख लोगों का अगर नाम वाकई में, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो वास्तविक वोटर होते और उनका नाम कट जाता तो इट बिकम ए वेरी बिग इशू। 65 लाख में अगर 6.5 लाख लोग भी सड़क पे उतर जाए, या आप देखेंगे राजनीतिक दल ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली है, इसका भी ठीक है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन किसी आप ये नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम लोग बिहार पे पूरा इलेक्शन कवरेज कर रहे हैं, किसी भी जिले से हमारे पास 100 लोगों का भी लिस्ट नाम नहीं आया है जो ये कह रहे हैं कि उनका नाम कट गया हो, या वो कलेक्ट्रेट के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, या ब्लॉक ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं कि उनका नाम कट गया है, उनका नाम जोड़ा जाना चाहिए। तो अभी तक देखिए, संभावनाएं असीमित होती हैं राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन अभी तक जितने भी प्रमाण मिल रहे हैं उसके आधार पे कहा जा सकता है कि अगर नाम कटे भी होंगे तो वह या तो नाम डबलिंग का होंगे, या बहुत सारे लोगों के एक जिले में नाम है, फिर दूसरे जिले में नाम है। एक चीज और है रिद्धि, कि जो बेटियां हैं उनकी शादी होती है, बिल्कुल, तो उनका एक जगह नाम होता है अपने मायके में और फिर अपने ससुराल में। तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत सारी तकनीकी पहलू हैं, लेकिन अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट के भी सारे प्रोसीडिंग से सारे अपोजिशन भी संतुष्ट है, शिकायतकर्ता भी संतुष्ट है, और चुनाव आयोग के भी जवाब कोई ऐसा उन्होंने अजीब अटपटा जवाब तो दिया नहीं है। चुनाव आयोग ने भी बिल्कुल ये जवाब दिया, 99.5% लोगों के नाम वो है। अगर बाकी कुछ छूटे हुए तो 1 सितंबर के बाद आवेदन है। आवेदन के लिए उनको सहयोग करने के लिए वॉलंटियर्स भी दे रहे हैं चुनाव आयोग, और राजनीतिक दलों के लिए भी पॉलिटिकल लीगल वॉलंटियर्स दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत पारदर्शी तरीके से ये हो रहा है। देखिए, राजनीतिक दल स्वाभाविक है कि बीजेपी भी अगर अपोजिशन में होती तो वो भी प्रोटेस्ट करती। तो विपक्षी दलों को अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू ज्यादा बन गया है बजाय रियल इशू के। ये पॉलिटिकल इशू बन गया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि
जहां मुद्दा रोजगार का, पलायन का, बिल्कुल बाढ़ का, कहीं सुखाड़ का, ये उठाते मुद्दा तो ये लोगों से ज्यादा जुड़ा होता। मुझे लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं अपोजिशन चूक कर रही है कि वो ऐसे वर्चुअल मुद्दे की तरफ जा रही है जिसका जमीन पर बहुत ज्यादा आधार नहीं है। अगर कि आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 7.25 करोड़ मतदाता, 2-4 करोड़ मतदाता है अभी, और 66 लाख के नाम कट जाते तो आपको नहीं लगता है कि बिहार में 6 लाख लोग सड़क पे आते? बिल्कुल आते। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कहीं 100 भी लोगों का प्रोटेस्ट नहीं है। एएनआई ने भी कोई ऐसा प्रोटेस्ट दर्ज नहीं किया है, क्योंकि एएनआई की टीम हर जगह मौजूद है और हमारी अपनी टीम मौजूद है। मैंने एएनआई का नाम इसलिए लिया कि उनकी पहुंच काफी ज्यादा है, हमारी अपनी भी टीम की पहुंच ज्यादा है और हमारे अपने भी सोर्सेज हैं। उसके आधार पे नहीं लगता है कि नाम कटा, क्योंकि हम लोग भी बिहार के गांव से ही बिलोंग करते हैं और हमने वहाँ गांव में भी पूछा है तो सबके नाम जुड़ गए हैं। हाँ, ये हुआ है कि किसी के नाम में कुमार छूट गया है, किसी के नाम में टाइटल छूट गया है, किसी का नाम थोड़ा गलत हो गया है, तो वो सुधार की प्रक्रिया चल रही है। और जो अदालत ने एक बात और कही है, चुनाव आयोग ने कहा है कि वे 30 सितंबर के बाद भी आवेदन दाखिल कर सकते हैं, जो भी नाम शामिल होंगे उन्हें मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। ये भी एक पक्ष है रिद्धि की चुनाव आयोग जब ये कह रहे कि 30 सितंबर के बाद भी आवेदन भी दाखिल हम कर सकते हैं, हम लेंगे आवेदन। तो अब तो कोई मुद्दा नहीं रह गया मुझे लगता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या आता है, लेकिन ये सर की जो प्रक्रिया है ये मुझे लगता है ये कॉमन चलने वाली प्रक्रिया है। हर 10 साल, 15 साल, 20 साल पे प्रक्रिया होती है और इसको लेकर ठीक है, कोई भी विपक्ष में होता वो मुद्दा बनाता, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार में इससे बड़े मुद्दे हैं। अगर राहुल और तेजस्वी कम से कम प्रशांत किशोर की तरफ देख लेते तो प्रशांत किशोर इससे बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो मुद्दा कहते हैं कि नकल भी अगर अकल से किया जाए तो काम बढ़िया हो सकता है। तो और ये बात तेज प्रताप, जो कि खुद लालू जी के बड़े बेटे हैं, उन्होंने ये कहा कि ये फालतू के मुद्दों पर ये आंदोलन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति का नाम कटता है, अगर किसी मान लीजिए वोट देने का अधिकार नहीं है, वोटर आईडी से उनका नाम कट गया, यानी सरकारी जितनी भी सुविधाएं मिल रही है आपको फिर एक भी सुविधाएं नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और देखिए, इन सब मामलों में गांव के लोग ज्यादा अलर्ट होते हैं शहरों के मुकाबले, क्योंकि गांव में क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, नल जल योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा पेंशन जो है बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और दिव्यांग, उनका 1100 रुपए हो गया है। तो कोई भी जो नागरिक है जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ा हुआ है वो इस लाभ से वंचित नहीं हो सकता है, वंचित नहीं होना चाहेगा। तो और गांव में देखिए बिल्कुल रिद्धि, अगर आप गांव में रही हो तो बिल्कुल 1 to 1 कनेक्शन होता है कि कौन बीएलओ है भाई, अब मेरा नाम क्यों कट गया, वो तो खुद सबसे बड़े सवाल उठाएगा। वो डीएम के पास नहीं जा रहा है कहने के लिए, वो तो उस बीएलओ पे के सर पे सवार होगा कि भाई मेरा नाम क्यों कट गया। ये एक प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि हर गांव में जो बीएलओ है उसको गांव के लोगों के बीच ही रहना है। तो वो किसी का नाम काट के वो अपने लिए मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता या कर सकती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर महिलाएं भी शिक्षित है। तो मुझे लगता है, देखिए एक बात गौर करेंगे कि जब से जो विपक्ष की 2-3 मांग थी, तेजस्वी की भी और प्रशांत किशोर की भी, एक ये था कि माई बहन सम्मान योजना की बात कर रहे थे, तो 1100 रुपए कर ही दिया एक तरह से पेंशन। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि बाहर की महिलाओं का टीचर में नौकरी नहीं होनी चाहिए, ये भी मांग नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया। तीसरी बात, टीचर में, सरकारी शिक्षक में जो लड़के हैं यानी जनरल लड़के हैं उसमें भी 85% लगभग रिजर्वेशन दे दिया गया, यानी 15% ही बाहरी लड़के अब भर सकते हैं फॉर्म। तो मुझे लगता है कि अच्छा 125 यूनिट बिजली की माफी करने की बात हो गई, उसका भी अनाउंसमेंट हो गया। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने धीरे धीरे करके विपक्ष को एक मतलब मुद्दाहीन कर दिया, इशूलेस कर दिया। और जब वो मुद्दे उनको नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे मुद्दों की तरफ जा रहे हैं जो, अब देखिए कितनी बड़ी ये चूक है कांग्रेस के साथ। जिस रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहारी का डीएनए मजदूर करने वालों का डीएनए है, मजदूरी करने वालों का डीएनए है, तेलंगाना का डीएनए बहुत अच्छा है, बिहारियों का डीएनए खराब है, उस रेवंत रेड्डी को लेकर आप घूम रहे हैं पूरे बिहार में। ये कैसी चूक है कांग्रेस से। दूसरी बात है, इस पंजाब में ही प्रियंका गांधी खड़ी थी प्रचार में, मतलब गई थी प्रचार में, और वहां के लोकल लीडर्स ने बोला था कि बिहारी यूपी वाले भैये जो है हमें आना ही चाहिए पंजाब में, और प्रियंका गांधी ताली बजा रही थी। आज बिहार के हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो चल रहा है जब प्रियंका गांधी वहां पहुंची। आप चन्नी की बात कर रहे हैं। जी हाँ,
उसके बाद तीसरी बात है, तीसरा मुद्दा ये है कि जो एमके स्टालिन है, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ जिस तरह से एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, जितने विवादित बयान दिए हैं सनातन धर्म को लेकर, हाँ ठीक है, किसी भी धर्म को लेकर मेरा ये कहना है कि एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र है। हर अगर बहुसंख्यक के धर्म का सम्मान नहीं होगा तो क्या अल्पसंख्यक के धर्म का सम्मान रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। सम्मान तो म्यूचुअल है, एक दूसरे के प्रति है। हम जितना सम्मान देंगे हमें उतना ही सम्मान मिलेगा। बिल्कुल। तो क्या एमपी स्टालिन को लेकर आप घूम रहे हैं? क्या ये बीजेपी के राजनीति को और मजबूत नहीं किया जा रहा? तो मुझे लगता है कि ठीक है, इस यात्रा को देखिए, एक बात और है रिद्धि, जो वोटर अधिकार यात्रा है उसमें तेजस्वी से ज्यादा राहुल गांधी के रिसोर्सेज लगे हुए। मैं बता रहा हूँ, 45 ट्रक वैसी ट्रक लगाई गई है जिसपे रात में नेता सोते हैं, जो भी कांग्रेस के भी आरजेडी के भी, यानी आरजेडी से ज्यादा संसाधन कांग्रेस ने झोंका है। और वहाँ वोट बैंक मूलतः आरजेडी का है। जो मुस्लिम वोट बैंक है या यादव वोट बैंक है वो आरजेडी का है। और कांग्रेस की आप देखिए परंपरागत वोट बैंक रहा है, मुस्लिम वोट बैंक परंपरागत रहा है, सवर्ण वोट बैंक परंपरागत रहा है, दलित वोट बैंक परंपरागत रहा है। और जिस तरह से आप देखिए दलित समाज से आने वाले राजेश राम जी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया इस बार। इससे पहले अखिलेश सिंह थे जो सवर्ण भूमिहार समाज से आते थे। तो आप देखिए धीरे धीरे कांग्रेस क्या कर रही है, अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी के कंधे पर सवार होकर राहुल गांधी उनके ही बड़े मुस्लिम वोट बैंक पर सेल लगा दे। ये दिलचस्प जानकारी दे रहे हैं आरजेडी के लिए। देखिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस कैसी भी है, एक राष्ट्रीय पार्टी है। उनके लगभग 99 सांसद हैं, 60 साल का इस जो एक शासन का अनुभव है, कई राज्यों में सरकारें हैं और राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ी है। तो ऐसा ना हो कि तेजस्वी के आधार को ही राहुल समेट ले अपने में। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें, ऐसे मुद्दे हैं मुझे लगता है जहां आरजेडी को जितना सोचना चाहिए, जितना तार्किक तरीके से सोचना चाहिए, उतना नहीं सोच पाए। मुद्दों का चयन सही नहीं कर पाए, संसाधन भी लगा वो हुआ। और उसके बाद जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से अब्यूज किया गया उनके मंच से, तो उस मंच पे ठीक है, उसमें मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उस व्यक्ति को रोका जाना चाहिए। बिल्कुल वैसा रोकते हुए नहीं दिखा। तो इसका भी गुस्सा खास करके देखिए अति पिछड़े समाज में है। अति पिछड़े समाज से आते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो लोग ये पचा नहीं पा रहे कि अगर कांग्रेस के मंच से अगर प्राइम मिनिस्टर का ही सम्मान नहीं होगा तो आम जनता की क्या औकात है। बिल्कुल सर, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान यह बड़ी टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दिया। चुनाव आयोग का कहना है कि 1 सितंबर के बाद आई आपत्तियों पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला बिहार एसआईआर पर क्या होगा, ये फिलहाल देखना सबसे बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अहम टिप्पणी की गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिहार एसआईआर को लेकर 15 सितंबर तक समय बढ़ाने की मांग की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में विस्तृत नोट सौंपा है। और यहां पर बात की जाए तो इस मामले में कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बिहार वोटर लिस्ट मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि 1 सितंबर की डेडलाइन के बाद भी जमा किए गए दावे और आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। लगातार बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। विपक्ष सवाल खड़े कर रही है और इसी के मद्देनजर देखिए किस तरीके से बिहार में बकायदा वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया। विपक्ष के द्वारा आज उसका समापन किया गया। पटना में इंडिया अलायंस के जितने भी दिग्गज नेता थे सभी मौजूद हुए। इंडिया अलायंस ने शक्ति प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने साफ तौर पर बीजेपी को यह मैसेज दिया है कि पहले हमने एटम बम फोड़ा था और अब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे।
और इसी पर लगातार देश की सर्वोच्च अदालत में भी सुनवाई चल रही है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई अहम टिप्पणी की गई। बिहार